दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ड यानी कहें तो आजकल की दुनिया में एक ही वर्ड पॉपुलर होता जा रहा है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी जो है आजकल हर एक दूसरे व्यक्ति के जुबान से या बातचीत करते हुए सुनाई दे रहा है। लेकिन समस्या की बात यह है कि जितनी बड़ी जनसंख्या इसके बारे में बात कर रही है, जानकारी उतनी ही कम है, या यूँ कहें तो गोल मटोल सी है, और ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, तो आज हम और आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, जानेंगे उसके बारे में कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे वर्क करता है, हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी, वो भी आसान भाषा में और सरल भाषा में, हिंदी में, जो आप और हम आसानी से समझ सकें। तो ये जानकारी अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि करेंसी क्या होता है। करेंसी को अगर अर्थशास्त्र की भाषा में देखा जाए तो मनी इज व्हाट मनी डन, ये एक भारी भरकम परिभाषा है। चलिए मैं इसको आपको आसान भाषा में बताता हूँ। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी से कोई सेवा या कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बदले में हम उसे जो भी देते हैं उसे करेंसी कहते हैं। तो चलिए हम करेंसी के बारे में और जानकारी बताने से पहले सीधे आपको बताते हैं कि करेंसी होता क्या है और करेंसी की सबसे मुख्य भाषा डिजिटल करेंसी क्या होती है। सीधे पॉइंट पे आते हुए डिजिटल करेंसी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो ऑनलाइन के दुनिया में यूज किया जाता है। ऑनलाइन की दुनिया में जैसे कि मान लीजिए आप इसको डिजिटली यूज कर सकते हैं, इसको आप हाथ में नहीं ले सकते, छू नहीं सकते हैं। जैसे कि हम रुपयों, नोटों, सिक्कों को हम अपने हाथ से छू सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी को हम छू नहीं सकते। इससे पहले हम आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने मुझे डिजिटली, आपने फ़ोन से मुझे 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया, मैं किसी बैंक या ATM से उसे 1000 रुपये निकाल के अपनी जेब में रख लिया। तो ये जो होता है एक डिजिटल ट्रांसफ़र होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें डिजिटल करेंसी की, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ना हम उसे हाथ से छू सकते हैं, ना उसे हम अपने वॉलेट या जेब में रख सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी जो होता है बिल्कुल ही अलग होता है। वो टोटली ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है। और इन दोनों के बीच यही मेन डिफरेंस है, डिजिटल ट्रांसफ़र और डिजिटल करेंसी के बीच में। डिजिटल करेंसी को हम जेब में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, और डिजिटल ट्रांसफ़र को हम ATM या किसी भी बैंक के माध्यम से निकाल के उसके पैसे हम अपने जेब में रख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे है, किस लिए, सारी चीज़ें बात करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये एक डिजिटल करेंसी होता है। इसमें अंतर यही है कि इसमें क्रिप्टो वर्ड जुड़ा हुआ है और ये पूरी तरह से क्रिप्टो कोड के थ्रू सुरक्षित किया गया है। एक बात बता दें कि किसी नोट और सिक्कों पे वहाँ की सरकार, केंद्रीय बैंक या प्राइवेट संस्था का अधिकार होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उस पर किसी का अधिकार या नियंत्रण नहीं होता है। फिर चाहे वो किसी भी सरकार हो, कहीं किसी देश की सरकार हो, केंद्रीय बैंक हो या कोई प्राइवेट संस्था हो, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं हो सकता। इसी के साथ प्रश्न ये उठता है कि अगर इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है या कोई नियंत्रण नहीं करता है तो इस पे नियंत्रण होता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो भले ही चाहे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन बनाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में ये अस्तित्व में आता है तो इस पर से सबका नियंत्रण हट जाता है। ये स्वयं की प्रॉपर्टी हो जाती है और ये खुद को नियंत्रित करता है, और ये नियंत्रित करता है अपने सप्लाई और डिमांड के बेस पे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है इसकी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है तो इसकी कीमत बढ़ती है, और जैसे जैसे सप्लाई घटती है डिमांड घटता है तो यानी इसकी रेट घटता जाता है। ये इसी बेस पे अपने आप को नियंत्रित किए हुए रहता है और इसी पे इसकी उतार चढ़ाव को देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई बैंक, सरकार या केंद्रीय बैंक इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि अगर किसी बैंक, सरकार या किसी केंद्रीय बैंक संस्था की इस पे अगर नियंत्रण नहीं है तो ये रिस्की हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल परे है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सुरक्षा मांगों के अनुसार ये काफ़ी पसंद किया जाता है। इस वजह से ये लोकतांत्रिक है और इसे लोकतांत्रिक करेंसी भी कहा जाता है। यानी इस पर किसी केंद्रीय बैंक या का नियम लागू नहीं होता, जिसकी वजह से यह काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सुरक्षित माना जाता है। पहला कारण ये हो सकता है कि नोटबंदी जैसे किसी भी सरकारी नियमों से ये मुक्त है।
तो दूसरा कारण ये है कि ये नाम से ही जैसा कि जाहिर हो रहा है, ये अत्यधिक सुरक्षित होना या किसी अन्य मुद्रा से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तीसरी चीज़ ये होती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी देश में या कोने में कहीं भी चल सकती है और इसे एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करने के लिए मनी एक्सचेंज जैसे नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दूसरी तरह एक बात कहें तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स होता है। पहला ड्रॉबैक्स ये होता है कि सबसे पहला कि किसी सरकारी पहलू से जुड़ा ना होने की वजह से इसे लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है इसका अलीगल एक्टिविटी में भी प्रयोग किया जा रहा है, यानी गलत कामों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, वो भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। तीसरा ये आखिरी और ड्रॉबैक्स, इसका वैल्यू तेज़ी से बदलना। तेज़ी से वैल्यू बदलने का मतलब ये है कि किसी भी मनी का एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि उस देश की केंद्रीय बैंक या सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी से बदलती है, घटती भी है, चढ़ती भी है। इसकी वजह से ये जो किसी करेंसी की स्थिर वैल्यू है उसको ये अनदेखा करता है, यानी उसको पूरा गलत साबित कर देता है, जो कि एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। हम क्रिप्टो करेंसी के वर्गीकरण के बारे में तो मौन रूप से बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को 7 तरीके से 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी ये 7 तरह के होते हैं। पहला, भुगतान केंद्रित, मतलब ये वो क्रिप्टो करेंसी है जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन और इथेरियम आदि। दूसरा, स्टेबल कॉइन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होती है, क्योंकि इसका मूल्य डॉलर जैसी अंतर्निहित करेंसी या संपत्ति से आंका जाता है। तीसरा, केंद्रीय बैंक या डिजिटल करेंसी, ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो सरकार या सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर क्रमशः आरबीआई और फेडरल बैंक द्वारा रेगुलेट होता है। चौथा, यूटिलिटी या उपयोगिता टोकन के तौर पे जिसे जानते हैं, जो इसकी विशेष सेवाओं तक पहुंच को अनलॉक करते हैं, उसे यूटिलिटी या टोकन कहा जाता है। पांचवा, गोपनीय कॉइन, जो लेन देन के दौरान प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि इसके दौरान जब ये जो कॉइन होता है या किसी दूसरे को भेजा जाता है तो भेजने वाले और पाने वाले को गुमनाम रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। शासकीय टोकन, ये वो टोकन होता है जो टोकन धारकों को ब्लॉकचेन की भविष्य के विकास को प्रभावित करने वाले निर्णायकों में मतदान का अधिकार देता है। अगला, अप्रतिस्थापित या नॉन फंजिबल, मतलब ऐसे टोकन जिन्हें बदला न जा सके। इस प्रकार के टोकन में कुछ ऐसी अद्वितीय विशेषताएं होती है जो उन्हें इस कैटेगरी के अन्य टोकनों से अलग रखती है, यानी ये जो टोकन होता है बाकी सभी टोकनों से एकदम अलग होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। अब हम बात करेंगे टोटल कितनी करेंसी हैं जो कि चलन में। 2009 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई है और आज की तारीख में लगभग 7800 क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट में चलन है, जिसमें से 2000 क्रिप्टो करेंसी जो है पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। बाकी के जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो अभी चलन में, जिसमें से टॉप 5 करेंसी जो है 80% तक का, यानी टोटल क्रिप्टो करेंसी का 80% भाग कंज्यूम करके रखती है, जिसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो भारतीय रुपये में 70 लाख करोड़ के बराबर है। जापान के सतोशी नाकामो के द्वारा बनाई गई बिटकॉइन की अकेले की कीमत 42 लाख करोड़ रुपए है। अब लास्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम बता दें कि क्रिप्टो करेंसी में जितना रिस्क होता है उतना ही रिटर्न भी होता है, यानी एक कम समय में अधिक मुनाफा या एक कम समय में अधिक नुकसान। ये जो होता है गैम्बलिंग के तौर पे होता है, जितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है उतना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि आपने 10 रुपये लगाया या 100 रुपये लगाया आपने क्रिप्टो बिटकॉइन में, तो वो कल के डेट में आपका 100 रुपये 1000 रुपये भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। तो यानी ये गैम्बलिंग के तौर पे है, आप चाहे तो अधिक से अधिक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और चाहे तो अधिक से अधिक रिटर्न के साथ साथ लॉस भी कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो इन्वेस्ट करना होता है वो अलग अलग वैल्यू पर हमें करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो कुल रकम है, मान लीजिए सपोज दैट 100 रुपये है, तो आपको 100 रुपये के उतनी ही वैल्यू को आप इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके लॉस होने पे आपको कोई खासा फर्क ना पड़े, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
तो उस वैल्यू से आपको अपने क्या नाम है हाई रिस्क पे हाई रिटर्न भी मिल सकती है। लूज होता है तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बावजूद हमें इन्वेस्ट करें या ना करें, इस पर कोई सटीक आंसर अभी तक यानी कोई सटीक जवाब अभी तक नहीं मिला है। इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर हर कोई अपना अलग अलग नज़रिए से देखता है। किसी को लगता है कि हमें करना चाहिए, किसी को लगता है नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में एक सटीक जवाब नहीं है। आप चाहें इसमें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और भी हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और अधिक से अधिक अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।